हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपको लेकर आए हैं एक नए किले पर जिसका नाम बताएंगी कविता मैम। Hello friends, welcome back to our channel रुक और देख। Today we present another episode of our Delhi Tomb series। आज हम आपको लेकर आए हैं एक और ऐतिहासिक स्थल पर जो कि अपने आप में बहुत से राजों को छुपाए हुए है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के सुल्तानगंज मकबरे पर जो कि दिल्ली के मलकपुर गाँव में स्थित है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज मैं आपको इस मकबरे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी दूंगा। आप जानते हैं इतिहास क्या है? इतिहास की जानकारी का स्रोत ही इतिहास है और इतिहास का दर्शन बहुत जरूरी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए आज हम एक अद्भुत मकबरे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक रूप से एक कहावत बहुत ही फेमस है, आपने सुनी होगी कि ये खंडर बताते हैं कि इमारतें भी कभी बुलंद रही होंगी। दोस्तों, सदियों से भारत की राजधानी कई ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अल्तमश या इल्तुतमिश को दिल्ली का शासक बनाया गया। अल्तमश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद अवध और बंगाल का सूबेदार रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश 1229 में नसरुद्दीन की बंगाल में अचानक मौत हो गई। उनकी मौत के कारणों को लेकर इतिहासकारों में गहरा मतभेद है। कुछ का मानना है कि उनकी हत्या हुई, लेकिन कुछ ये मानते हैं कि वह बीमारी से मारा गया। उनके बाद उनके शव को दिल्ली लाकर दफन कर दिया गया। उनकी कब्र की जगह 1231 में इल्तुतमिश ने अपने प्रिय पुत्र के सम्मान में एक विशाल मकबरा बनवाया। ये मकबरा दिल्ली में सबसे पुराना इस्लामी मकबरा माना जाता है। आशा करता हूं कि राहुल सर ने जो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद चलते हैं इसके इंटरनल व्यू पे। तो अभी जो आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है वो है इस मकबरे का इंटरनल व्यू। जैसे ही आप गेट से एंटर करेंगे आपको ये नजारा दिखेगा। और अभी जो आप अपने डिस्प्ले पर फिगर देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर गुड़ की ढैया को तोड़कर प्रसाद के रूप में लोगों में वितरित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। अभी डिस्प्ले पर आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है इस मकबरे का सबसे आकर्षण वाला केंद्र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा मकबरा है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लेकिन ये वाला जो स्थान है, ये वाली जो जगह है, ये पूरे व्हाइट मार्बल से बनी हुई है। और अगर इसकी खूबसूरती की बात की जाए तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं ये जो आप कुरान की कुछ आयतें देख रहे हैं जो कि पत्थर पर गोद कर बनाई गई है, उससे ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। और अगर हम इसके ऊपर का व्यू देखेंगे तो ऊपर में जैसा कि हर मकबरे में गुंबद आकार बना होता है, यहाँ पर भी इसी गुंबद के आकार को देखा गया है। लेकिन अगर इसकी स्पेशलिटी की बात की जाए तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है और इसमें बाहर से अंदर की तरफ नक्काशी की गई है। और जैसे ही आप इस संगमरमर से अपनी नजरें हटाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पर आपको लाल बलुआ पत्थर का गलियारा दिखेगा जो कि इसकी शोभा को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस टॉम्ब की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरे खुले मैदान में बना हुआ है और चारों तरफ रोशनी और हवा के लिए बड़े बड़े दरवाजों का प्रयोग किया गया है। सामने के पिलर अगर आप देखेंगे तो वो मार्बल के बनाए गए हैं, बाकी के सभी पिलर लाल बलुआ पत्थर के बनाए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे आपको कविता मैम इस पूरे टॉम्ब का एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू देंगी। आज फिर हम आपको भागदौड़ भरी जिंदगी से लेकर आए हैं थोड़ी सी शांति की ओर। ये जो अब तक हमने आपको फोटोज और वीडियोस दिखाई
ये गुलाम वंश के सबसे पहले मकबरे की फोटो है। गुलाम वंश के शासक सुल्तान अल्तमश ने अपने बेटे मोहम्मद नसरुद्दीन या मोहम्मद गारी के अवशेषों को यहाँ पे लाकर दफनाया गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी सल्तनत का कोई वारिस नहीं बचा था, तो उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना वारिस घोषित करके दिल्ली की सल्तनत उनके हाथों में सौंप दी थी। तो चलिए इसके बाद आपको दिखाते हैं इस मकबरे का टॉप व्यू। तो देखिए ये ऊपर से देखने में भी कितना बेहतरीन लगता है। इस मकबरे में ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियां भी दी गई हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर चढ़ना मना है। और अभी डिस्प्ले में जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये इस टॉम का, ये इस मकबरे का मेन स्ट्रक्चर है और इसी के अंदर मोहम्मद नसरुद्दीन की जो कब्र है उसको रखा गया है। ये दूसरे मकबरों से अलग इसलिए भी है क्योंकि अन्य मकबरों में इस तरीके की कब्रों को ढक कर नहीं रखा जाता, उन्हें खुले आसमान में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को पूरे तरीके से ढका गया है। दोस्तों, ये जो आप मकबरे को देख रहे हैं, देखिए कैसे यहाँ पर लोग अपनी दुआ मांग रहे हैं। कुछ लोग अंदर जाकर अगरबत्ती जलाकर इनकी पूजा करते हैं, कुछ लोग इस तरह बाहर बैठकर इनकी इबादत करते हैं। ये लोगों की अपनी आस्था है इन तक अपनी बात पहुंचाने की। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इनसे अंदर जाने का रास्ता है, पर जरा संभल कर। सीढ़ियाँ छोटी हैं और अंदर रोशनी थोड़ी कम है। यहाँ दियों के लगातार जलाने से देखिए दीवारों पर कैसे कालिक जमा हो गई है। सामने दरवाजे से आती रोशनी यहाँ पर एकमात्र रोशनी का साधन है। सामने से आती सूरज की रोशनी देखिए जब इन मकबरों पर आती है कितनी अच्छी लगती है। ये सबसे बड़ी मजार मोहम्मद नसरुद्दीन की है। यह बाकी दो मजारें उनके भाइयों की हैं। अंदर तेल के दियों की वजह से चिकनाहट है, आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। ये जो आप चिराग देख रहे हैं, ये यहाँ हमेशा जलते रहते हैं। ये जो झाड़ू हैं, इन्हें भी लोग आस्था के तौर पर यहाँ चढ़ाते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस जो मकबरा है, ये जो सुल्तान गढ़ी का मकबरा है, यहाँ से लोगों की आस्था कैसे जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ है यहाँ पे एक स्थानीय है, यहाँ पे पूजा करने आती हैं और अब हमें इस मकबरे की आस्था के बारे में बताएंगे। तो आप हमें बताइए कि ये जो मकबरे बने हुए हैं, ये जो कब्र बनी हुई है, ये जो पीर बाबा है, आप इनकी कैसे पूजा करते हैं? धूप अगरबत्ती जलाते हैं, इनको अपना मर्जी है, इनको चद्दर चढ़ाओ, जी जी धैया चढ़ाओ। अच्छा, तो गुड़ की आती है, गुड़ की जी दही, जी। झाड़ू है, अच्छा, झाड़ू भी मान देते थे, देखो लोग बात का झाड़ू भी लिया हाँ जाता जी हाँ जी, वहाँ पे झाड़ू है, झाड़ी और तेल बोतल के ले आओ, चढ़ाओ, चाहे तुम छोड़ जाओ, चाहे अपने शरीर में यूज भी कर लो। जी। तो ये जो चिराग चल रहे हैं हर एक मजार के पास में, तो इनकी क्या आस्था है? इनकी आस्था है, मतलब आज कोई आएगा नहीं, अब जला देते हैं सुबह में जी। हाँ, और एक तो हमेशा रात दिन जलती है, जो आप मुझे बता रहे थे पीछे वाला, तो वो पूरा दिन चलता रहता है, पूरा दिन जलते पूरी रात 24 घंटे चलता है। 24 घंटे। इनका जो सेवा करे भगवान उन्हें बहुत फल देते हैं। बहुत फल देते हैं। बहुत। तो आपकी आस्था है कि अगर हम इन्हें दिल से मानेंगे तो हमारी हर चीज में मदद करेंगे। मदद करेंगे। हाँ, और मुझे यहाँ लाते हुए 22 साल हो गया, 22-23 साल हो गया। यानी कि आपकी आस्था तो बहुत पुरानी जुड़ी हुई है। हाँ जी। तो आपको यही कहना था, जैसा आप मुझे बता रही थी कि अगर कोई 40 दिन लगातार यहाँ पे मदद मांगता है, पूजा करता है, हाँ। तो उसकी मन्नत जरूर पूरी पूरी होती है, लेकिन उसको 40 दिन यहाँ पे लगातार अपनी मन्नत के लिए आना पड़ेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और अपनी आस्था के बारे में बताने के लिए। तो आइए चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। दोस्तों, सुल्तानगढ़ी के मकबरे के आंतरिक पृष्ठभूमि का हमने ऐतिहासिक अध्ययन किया, लेकिन जितना यह मकबरा अंदर से देखने में सुंदर लगता है, उससे कहीं ज्यादा उत्कृष्ट इसकी बाहरी पृष्ठभूमि है। इसकी बाहरी दीवारों की तरफ कुछ चबूतरे बने हुए हैं, जैसा देख पाएंगे कि इसी चबूतरे से हमने कुछ वीडियो शॉट्स लिए हैं। मकबरे के बाहर की तरफ छोटे छोटे गुंबद बने हैं। गुंबद में कुछ स्तंभ पहले के हैं, लेकिन कुछ स्तंभों को बाद में बनवाया गया, जिससे इसकी धरोहर सलामत रहे। जिस चबूतरे के ऊपर से हमने कुछ फोटोज ली, इच्छा हुई कि इसके नीचे जाकर देखा जाए। नीचे जाकर देखने पर प्रतीत हुआ कि यह किसी जमाने में चबूतरे का दरवाजा रहा होगा, जो कि मकबरे के अंदर जाने का एक अन्य रास्ता या कह सकते हैं कि खुफिया रास्ता भी होगा।
वक्त के साथ यह दरवाजा छोटा हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि इसके आसपास काफी मिट्टी जमा हो गई है। इस मकबरे के अन्य पहलुओं से वास्ता करवाएंगे मेरे साथी। दोस्तों, जैसा अभी राहुल सर ने आपको इस मकबरे का आउटर व्यू दिखाया, तो चलिए इसके दूसरी तरफ चलते हैं। यानी मकबरे से अगर आप सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो आपको ये नजारा दिखेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद आपको कुछ खंडर, कुछ अवशेष दिखेंगे और जैसे जैसे आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, एक पूरा शहर आपको यहाँ से दिखेगा। इसे प्रशासन की कमी कहें या समाज के कुछ असामाजिक तत्वों को इसका जिम्मेदार ठहराए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपने पैर आगे बढ़ाते जाएंगे आपको एक पूरा शहर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि राहुल सर ने आपको पहले भी बताया है कि खंडर बताते हैं इमारतें भी कभी बुलंद रही होंगी, तो यहाँ पर इस पूरे शहर को देखकर ये कहावत हमें सही लगने लगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी ये खंडर आपको देखने को मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 किलोमीटर के अंदर इस तरीके के छोटे बड़े अवशेष आपको यहां देखने को मिलेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि इतने भरे शहर को खाली करने की नौबत क्यों आई। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किसी समय सुल्तानगरी शहर के नाम से मशहूर हुआ करता था, लेकिन पहाड़ पर होने के कारण या पानी की कमी के कारण यहाँ से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया और पीछे रह गया ये वीरान बंजर खंडर। आउटर व्यू के बाद चलिए आपको लेकर चलते हैं सुल्तानगरी के मकबरे के ठीक सामने एक और पूजा स्थल पर, जो कि दादा भाई का पूजा स्थल है। जैसा कि कहा जाता है कि हर राह एक मंजिल तक जरूर लेकर जाती है, तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जो आप पगडंडी देख रहे हैं, ये आपको ले जाती है दादा भाई के पूजा स्थल पर। अगर दादा भाई की बात की जाए तो दादा भाई गुर्जर समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसी कारण यहाँ पर लोग अपनी मन्नतों के साथ आते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, व्हाइट कलर की एक टुंगड़ी बनी हुई है जिसे हम झोपड़ी के आकार में देख सकते हैं और इसी के साथ बहुत से छोटी छोटी झोपड़ियां या टुंगड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहीं पर हिंदू समुदाय और उनमें भी मुख्य रूप से गुर्जर समुदाय पूजा और अपनी आस्था को लेकर आते हैं। और ये जो आप पगडंडी वाला रास्ता देख रहे हैं, ये जाकर मिलता है एक और मजार से, जो कि इस पूरे टॉम के या इस पूरे मकबरे के बाहर स्थित है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो आज के इस ऐतिहासिक सफर में बस इतना ही। आगे आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्लेस है, कोई ऐसी जगह है जो कि दुनिया की नजरों से अभी अनदेखी है, तो हम अपनी नजरों से उस जगह को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रुक और देख का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।